सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं सी इंटर अदर लॉज के बारे में। सी इंटर अदर लॉज का एक क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से मे 2018 का PYQ है। तो यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन मिसचीफ रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ऑल्सो गिव 4 मैटर्स इट कंसिडर्स इन कंस्ट्रक्टिंग एन एक्ट। मतलब हमें ये दिखाना है कि मिसचीफ रूल क्या होता है। मिसचीफ रूल को हम हिडन्स रूल भी कहते हैं। तो मतलब हमने जो मतलब लॉ पास किया था, ओल्ड लॉ, तो उस ओल्ड लॉ में ऐसा क्या मिसचीफ था कि हमें न्यू लॉ में इम्प्लीमेंटेशन लाना पड़ा या कोई रेमेडी लानी पड़ी। और ये भी बताना है कि कोर्ट को किन 4 मैटर्स को कंसिडर करना चाहिए लॉ का इंटरप्रिटेशन प्लस कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए। मतलब यही इंटरप्रिटेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन निकालना हो जब किसी लॉ का एक पर्टिकुलर एक्ट में। तो देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बनाया है। मिसचीफ रूल को हम पर्पसिव कंस्ट्रक्शन या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। मतलब रूल, ये प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। और शॉर्ट में हेडेन्स रूल, क्योंकि ये हेडन की केस स्टडी पे बेस्ड था ये मिसचीफ रूल। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है लॉ में, इसका एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ को एज इट इज़ पढ़ना और समझना। अब जैसे कि मतलब जैसे कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी होते हैं कि जिनका एक से ज़्यादा मतलब होता है, या मतलब मैं कोई ऐसा वर्ड बोलूँगा जिससे आपको एक से ज़्यादा सेंस बने। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बॉटल जूस चाहिए, तो आपको अभी आप ये मुझसे पूछेंगे कि हाँ जूस कौन सा, फ्रूट जूस चाहिए, वेजिटेबल जूस चाहिए, मेडिसिनल जूस चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जूस भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा अगर जैसे लॉ के लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलरली ना बताया जाए या स्पेसिफाई ना किया जाए, तो इससे ये प्रॉब्लम आता है कि एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन निकलता है, तो कंक्लूजन भी अलग अलग निकलेगा सबका। इसलिए हमें एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए मिसचीफ रूल को अप्लाई करना पड़ता है। तो रूल ये कहता है कि कोर्ट जो है एडॉप्ट करना चाहिए कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन करना along with facts या circumstances which suppresses mischief and advances a remedy। मतलब कि जो ओल्ड लॉ में जो मिसचीफ था, मतलब जो कुछ भी उसमें मतलब उसमें कुछ अवॉइड करने वाली जो बात थी उसको अवॉइड करना और न्यू लॉ में उसको इम्प्लीमेंट करना थ्रू रेमेडी। तो मतलब अब जैसे आपको ओल्ड लॉ के इंटरप्रिटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे, उस ओल्ड लॉ में थोड़े चेंजेस लाएंगे, उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और उसको न्यू लॉ में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसा इस रूल का कहना है। तो इसमें मैंने प्राइस कंपटीशन वाला फ़िलहाल काट दिया है, आप एक बार वो ICI मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा। इसमें हाँ, जैसे कोर्ट को क्या करना पड़ता है कि कोर्ट को कंसिडर करना पड़ता है 4 मैटर्स जब भी किसी एक्ट को कंस्ट्रक्ट करना हो। मतलब जैसे ये कोई पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट को न्यू एक्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो उसे 4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला कि जो एक्ट बनाने से पहले वो लॉ कैसा था। दूसरा, उस पुराने लॉ में क्या मिसचीफ या डिफेक्ट था, मतलब किन चीज़ों में लिमिटेशन आ रहा था, किस चीज़ की वजह से इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था या अनएम्बिगुअस हो रहा था। फिर तीसरा, व्हाट इज़ द रेमेडी दैट द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड, मतलब कि पार्लियामेंट ने क्या सोल्यूशन निकाला कि उस एक्ट में पार्लियामेंट ने या कोर्ट ने क्या सोल्यूशन निकाला कि उस एक्ट में हमें रेमेडी मिल सके, या ये कह सकते कि इंटरप्रिटेशन अनएम्बिगुअस हो सके। अगर जैसे हाँ किसी मिसचीफ या डिफेक्ट या एम्बिग्विटी को रिमूव करना है, तो उसके लिए सोल्यूशन निकालना है, तीसरा पॉइंट।
चौथा पॉइंट है कि ये सोल्यूशन निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द रेमेडी। तो एक केस लॉ है रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। तो उसका ओल्ड लॉ ये कहता था कि ओल्ड लॉ था ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 यूके। उसमें मिसचीफ क्या था, गलत सोच या लूप होल क्या था लॉ का। तो उसमें ये कहा गया था कि अबॉर्शन जो है वो ऑफेंस था। तो अब अबॉर्शन ऐसा नहीं है कि एकदम बुरी चीज़ ही होती है, अबॉर्शन अच्छी चीज़ भी होती है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि लॉ जो है वो हर पर्सन के इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो वैसे यहाँ पे भी इंटेंशन की बात है, अगर इंटेंशन गुड है या गुड फेथ में अबॉर्शन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बैड फेथ में हो रहा है या मेलाफाइड हो रहा है तब अबॉर्शन ऑफेंस है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर अबॉर्शन ऑफेंस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे सप्रेस करना है मिसचीफ को। मतलब इसमें ओल्ड स्टैट्यूट में जो लिमिटेशन था या जो लूप होल था उसको दबाना है और हमें न्यू एक स्टैट्यूट को क्रिएट करना है, मतलब न्यू लॉ इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए क्या हुआ था, न्यू लॉ आया था अबॉर्शन एक्ट 1961 यूके या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इंडिया। तो इन्होंने क्या रेमेडी निकाली कि अगर डॉक्टर कैरी करता है अबॉर्शन अंडर सर्टेन सिचुएशन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो ये इनकी रेमेडी थी, या सप्रेस द मिसचीफ और एडवांसेस रेमेडी। मतलब यही ओल्ड स्टैट्यूट में मिसचीफ को सप्रेस करो और न्यू स्टैट्यूट में आप रेमेडी को एडवांस करो, मतलब रेमेडी लाओ, ओल्ड स्टैट्यूट के जो भी लिमिटेशन है उसको हटाओ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और इशू था कि वेदर नर्सेस कैन एडमिनिस्टर हार्मोनल अबॉर्शन, मतलब जैसे यही जो 9 वीक्स में हो सके वो अबॉर्शन, जैसे अगर किसी दवाई के ज़रिए अबॉर्शन रुक सकता है और वो नर्स ही कराए तो क्या वो भी वैलिड है। तो इसमें ये कहा गया कि न्यू स्टैट्यूट के लिमिटेशन में नहीं आता है ये, मतलब ये न्यू स्टैट्यूट के ही अंदर आता है, इसलिए ये वैलिड है। तो अप्लाइंग द मिसचीफ रूल कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज लीगल फॉर नर्सेस to do so. The action of the nurses was outside the mischief in old statute and within the scope of remedy in new statute. मतलब कि ये भले ओल्ड स्टैट्यूट के बाहर जा रहा था ये एक्ट, लेकिन ये न्यू स्टैट्यूट के अंडर ही ये रेमेडी थी, तो इसलिए ये वैलिड है। तो एक बार फिर से देख लीजिए मिसचीफ रूल क्या था कि हेडेंस रूल या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल है। जब एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन निकले किसी लॉ का या जब लॉ में एम्बिग्विटी आ जाए तो तब इसे अप्लाई किया जाता है। और इसलिए कोर्ट या पार्लियामेंट इसमें ओल्ड लॉ के जितने भी मिसचीफ या डिफेक्ट होते हैं या एम्बिग्विटी होती है उसको रिमूव करती है और न्यू लॉ में उसके लिए सल्यूशन निकालती है या रेमेडी निकालती है। और फिर ये 4 कंसिडर किए जाते हैं, 4 मैटर्स या 4 पॉइंट्स। पहला कि यही जैसे पुराना स्टैट्यूट क्या कहता था, दूसरा पुराने स्टैट्यूट में क्या डिफेक्ट था, तीसरा पार्लियामेंट या कोर्ट ने क्या सल्यूशन निकाला, और चौथा ये सल्यूशन क्यों निकाला गया। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आपको और भी कोई क्वेरी हो या आपको बताना हो कि कौन से टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और वीडियो लाइक भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।